नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विकसित भारत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति को दिखाई राह। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भारतीय युवाओं की क्षमता को सराहा। कहा, आर्थिक, सामरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा विकसित भारत। अवैध बांग्लादेशियों के दस्तावेज बनवाने के आरोप में घिरी आम आदमी पार्टी। विधायक पर लगे आरोपों को लेकर भाजपा ने मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस ने विधायक मोहिंदर गोयल को किया तलब। आप ने आरोपों को नकारा। महाराष्ट्र भाजपा अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। कहा, शरद पवार और उद्धव को जनता ने दे दिया जवाब। धोखा और विश्वासघात की राजनीति करने वालों को घर बिठाया। दिल्ली विजय से होगी 2025 की शुरुआत। आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ का सोमवार से शुभारंभ। पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज में उमड़ेगी दुनिया। श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक बेजोड़ प्रबंध। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया सनातन के गौरव का पर्व। उत्तराखंड के पौड़ी में बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी मिनी बस। 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत, जबकि कई अन्य घायल। 25 यात्रियों को राज्य के ही श्रीनगर ले जा रही थी बस। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि राजनीति अपने विचारों को लागू करने का सबसे शानदार माध्यम बन सकती है। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा लिया तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं को मंत्र भी दिया। हमारे हर फैसले की कसौटी एक ही होगी। हर फैसले की कसौटी क्या? जब हमारी नीति की भावना एक ही होगी क्या? तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें विकसित होने से नहीं रोक पाएगी। हर देश के इतिहास में एक समय आता है जब वो क्वांटम जंप ले सकता है। भारत के लिए ये मौका अभी है। युवाओं के सामर्थ्य से देश को विकसित बनाने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम में किया। उन्होंने कहा कि 2047 में जब भारत विकसित हो जाएगा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आज के युवाओं को होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बड़े लक्ष्य तय करने ही होते हैं। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बड़े लक्ष्य तय करने ही होते हैं। जो ये सोच करके बैठे रहते हैं, अरे छोड़ो यार, होता रहता है, अरे चलो भाई ऐसे ही चलता रहेगा, अरे क्या जरूरत है यार, लोग कोई भूखे थोड़े मरते हैं, चलता है ना, चलने दो, अरे कुछ बदलने की क्या जरूरत है, काहे को सर खपाते हो यार। जो लोग इस भावना में दिखते हैं ना, वो चलते फिरते हैं लेकिन मरी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि देश जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को छू लेगा और 10 ट्रिलियन के पड़ाव को भी पार कर जाएगा। पीएम ने युवाओं को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की भी नसीहत दी। हमें एक जरूरी बात याद रखनी है, हमें कंफर्ट जोन की आदत से बचना है। यह स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आकर रिस्क उठाना जरूरी है। यही जीवन मंत्र आपको सफलता की नई ऊंचाई पर ले जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खिलाड़ी के संस्मरण का जिक्र करते हुए युवाओं को पीएम का मतलब परम मित्र बताया। कुछ महीने पहले मैं अपने निवास पर कुछ युवा खिलाड़ियों से मिला था और मैं उनसे गप्पे सप्पे कर रहा था, बातें कर रहा था, तो एक खिलाड़ी ने खड़े होकर के कहा कि मोदी जी, दुनिया के लिए आप भले प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे, लेकिन हमारे लिए तो पीएम का मतलब है परम मित्र। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत मंडपम में आयोजित भारत युवा नेता संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, खेल, संस्कृति, स्टार्टअप, बुनियादी ढांचे जैसे विषयों पर प्रेरक प्रस्तुतियों को देखा। उन्होंने विकसित भारत का अर्थ समझते हुए कहा कि यह आर्थिक, रणनीतिक, सामाजिक और संस्कृत रूप से सशक्त भारत है। इस विकसित भारत में कमाने और सीखने के भरपूर अवसर होंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम में युवाओं ने प्रदर्शनी के माध्यम से अपने रचनात्मक विचार प्रदर्शित किए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इन युवाओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री से मिलना और अपने विचारों को प्रस्तुत करना इन युवाओं के लिए गौरव का पल रहा। प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले ऐसे ही युवाओं से बात की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। इस वक्त हमारे साथ हैं हैदराबाद के कुछ युवा जिन्होंने नेशनल यूथ फेस्टिवल में एग्जीबिशन में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री ने भी इनकी एग्जीबिशन को विजिट किया था। किस तरह का आपका पूरा अनुभव रहा? प्रधानमंत्री ने विजिट किया और अपने इसके बारे में कुछ बताइए, टॉपिक के बारे में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अनुभव था। लोग उन्होंने आके बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, उन्होंने सपोर्ट किया कि ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है जो इंडिया में, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा आगे करते रहिए और युवाओं को आगे जाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया। हमारा 5 किलोमीटर क्रायोजेनिक इंजन है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने एक रिकॉर्ड टाइम में डेवलप किया, टेस्ट किया विद इन 5 मंथ्स एंड हम इसको बहुत जल्दी अपनी VTVL में टेस्ट करने वाले। VTVL इज़ लाइक अ वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल विच विल गोइंग टू एक्चुअली यूज इन द रियूजेबल रॉकेट्स लाइक विच वी गोइंग टू लाइक डेवलप्ड इट वेरी सून एंड टेस्ट इट इन सम फ्यू मंथ्स। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वप्ना वर्मा जिन्होंने बीमारी मुक्त भारत का अपना आज प्रेजेंटेशन दिया। किस तरह का रहा आपका पूरा अनुभव और बीमारी मुक्त भारत प्रेजेंटेशन के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीमारी मुक्त भारत जो हमारा अभियान चल रहा है, मध्य प्रदेश से सतना ज़िले से हम आते हैं और ये पूरा अभियान डिजिटली टेक इनेबल्ड है। इसमें हम लोगों की कम्युनिटी वाइज मास हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं, डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाते हैं, फैमिली ट्री चार्ट को भी हम नज़र में रखते हुए, जिससे आने वाले उनके परिवार में जो फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं उसको किस तरीके से जीवन शैली में सुधार करके दिया जाए तो उनकी बीमारियों को हम रोकथाम कर सकें और जेनेटिक प्रोफाइल बनाकर हम उनकी आने वाले 10 सालों में जो परिवार जिन चीज़ों से पीड़ित हो सकता है उससे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है बिकॉज आई होप कि हम जैसे युवाओं के लिए जो कुछ कर रहे हैं अपनी मातृभूमि में, अपनी भारत माता के लिए, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, ये हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की श्रेष्ठता है। और आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट आई एम सो प्राउड दैट वी आर born in this country and we are known as Bharti. Ramya, tell us something about your startup. Awesome. Thank you so much. I am the founder of Marbles Health. Marbles Health is a brain health company and we make safer, effective solutions for different psychiatric conditions and neurological disorders. So today the biggest weapon we have in the age of AI is our own body. And in our body, the most important organ for us is our brain. Unfortunately, today in India, 1 in 5 people have some or the other neurological or psychiatric disorder. And ये बढ़ती ही जाएगी अभी because with all of the world in the state that it is in. The solutions today are only psychiatric medication and we know कितनी side effects होती हैं उनकी and they're not even that effective. Despite all of these problems, it's a $1 billion market just in India today of psychiatric medication. Here, our innovation is to create more scalable technology that's safer and more effective than medication.
स्वामी विवेकानंद और महर्षि महेश योगी की जयंती पर आज सांस्कृतिक एकता और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश VN खरे, महामंडलेश्वर पशुपति सच्चिदानंद महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज और कई अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समाज के सभी वर्गों और विशेषकर युवाओं से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाने की बात कही। राष्ट्रीय युवा दिवस पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी श्रृंखला में दिल्ली के रामकृष्ण मिशन में भी राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए DD न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित रामकृष्ण मिशन द्वारा स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की थीम स्वामी विवेकानंद का सार्वभौमिक संदेश और युवाओं के लिए इसकी प्रासंगिकता रखी गई। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोग एवं छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। समारोह में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन डेका ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों पर प्रकाश डाला। Life is a journey. We have to complete it by our will and ability. The problem of youths of our generations, new generation, they copy. Don't copy. Develop your intellect itself. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में गृह मंत्रालय के सचिव आशुतोष अग्निहोत्री, नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज, पूर्व DG उत्तर प्रदेश डॉक्टर विक्रम सिंह एवं भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कार्यक्रम में आए छात्रों से स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चर्चा की। Become Swami Vivekananda yourself. And even if you aspire to become him, I think that will be a great transformation. स्वामी विवेकानंद का संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनका दर्शन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देखिए ऊर्जा स्फूर्ति का जो संचार हुआ है, आज लगभग 1000 युवा यहाँ पर आया हुआ है। स्वामी जी की शिक्षा को लेकर के ऐसा चिंतन मंथन कम देखने को मिलता है। आज हम सब धन्य हुए। स्वामी सर्वलोकानंद ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को उनकी आंतरिक शक्ति और कर्तव्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, युवा आए थे, वो बहुत ही प्रेरित होकर जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में जान कर गए हैं और स्वामी विवेकानंद की जो वाणी होती है, संदेश होता है, बहुत ही प्रेरणादायक होता है। स्वामी जी को पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आएंगे। विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र में परिवर्तन आएगा और साथ साथ जीवन शैली और कार्यशैली में भी परिवर्तन आएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती पर रामकृष्ण मिशन पे रखे गए कार्यक्रम में सभी ने अपने अपने विचार स्वामी विवेकानंद के विचारों को लेकर व्यक्त किए। साथ ही में छात्रों ने भी अपने विचार सभी के समक्ष रखे और सभी छात्रों ने एक प्रण लिया कि वो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में लाकर राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी सूची जारी कर दी है और इस सूची में भाजपा के 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को उनका टिकट दिया गया है और मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं। दरअसल बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में करावल नगर विधानसभा से कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है और इसी वजह से पार्टी ने अपने वरिष्ठ विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे, वहीं दूसरी लिस्ट में भी 29 उम्मीदवारों के नाम थे, तो वहीं तीसरी सूची में सिर्फ एक ही उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है। अभी तक बीजेपी ने अपनी इन 3 सूचियों में 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और बताया जा रहा है कि पार्टी अपने बचे हुए 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी जल्द कर देगी। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को बसाने और उनके फर्जी वोट बनवाने के नाम पर आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। जहां बीजेपी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है, तो पुलिस ने भी इस मामले में आप के विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसका नाम इस फर्जीवाड़े में सामने आ रहा है। चुनाव से पहले दिल्ली में यह मुद्दा सियासी रूप से सुर्खियों में बना हुआ है।
दिल्ली के चुनावी दंगल में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे की गूंज भी लगातार जारी है। भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार में अवैध बांग्लादेशियों को न सिर्फ बसाया गया बल्कि उनके दस्तावेज भी बनाए गए। वैसे इस मुद्दे को लेकर दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस ने आप विधायक मोहिंदर को फर्जी आधार कार्ड दस्तावेज मामले में फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। यह मामला गिरफ्तार अवैध बांग्लादेशियों के पास मिले आधार कार्डों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज की मदद से फर्जी वोटर कार्ड बनवाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच भाजपा आम आदमी पार्टी पर अवैध बांग्लादेशियों को बसाने को लेकर निशाना साध रही है। जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कार्यालय में जिस स्टाफ मेंबर ने फर्जी आधार कार्ड और अंततः वोटर कार्ड बनाने में इस साजिश में अपना योगदान दिया, उनसे पूछताछ करने के लिए दो नोटिसेस जारी किए जो इस फर्जीवाड़ में शामिल हैं। न वो 2 नोटिस पाने के बाद भी जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। भाजपा का आरोप है कि अवैध बांग्लादेशियों की मदद करने वाली आप वाल्मीकि मंदिर के 44 नाम मतदाता सूची से हटवाने का प्रयास कर रही है। भाजपा का कहना है कि ऐसा करके केजरीवाल दिल्ली में धार्मिक उन्माद बढ़ाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की घटिया सोच यहीं खत्म नहीं होती। पहले पूर्वांचल भाई बहनों को गाली देते हैं, अब भगवान वाल्मीकि के मंदिर पर प्रहार करते हैं और अब देखिए उस वाल्मीकि मंदिर के पास एक मज़ार है जहां 60 वोट हैं। अब्दुल मोहम्मद अफजान, अब्दुल सुभाष, सलमा सुभान, किसी एक भी वो वोटर वहाँ नहीं रहता, लेकिन उनके वोट काटने के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दलित भाई बहन, सनातनी भाई बहन, हिंदू भाई बहन इनके वोट कटवाएंगे, लेकिन इनके वोट नहीं कटवाएंगे क्योंकि इस धर्म विशेष की राजनीति अरविंद केजरीवाल को करनी है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को बसाने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवालों में रही है। आम आदमी पार्टी इस आरोप को खारिज करती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जवाबी आरोप है कि मतदाता सूची से बहुत से नाम हटाए गए हैं। हालांकि अपने आरोपों को लेकर उसने अब तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के शिरडी में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित किया और इस अवसर पर उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी ही सच्ची एनसीपी है, वो तय कर। और जिन्होंने धोखा और विश्वासघात की राजनीति शुरू की वो शरद पवार जी, और अंतिम धोखा जिसने दिया वो उद्धव ठाकरे जी। दोनों को घर पे बिठाने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। महाराष्ट्र की जनता ने फिर से एक बार मोदी जी की विकास की राजनीति को उस पर ठप्पा लगाने का काम किया है। महाराष्ट्र की जनता ने फिर से एक बार सनातन संस्कृति और हिंदुत्व को महाराष्ट्र मानता है, इस पर ठप्पा लगाने का काम किया है। तमिलनाडु राजभवन ने विधानसभा के हालिया सत्र को संबोधित न करने के राज्यपाल आर.एन. रवि के फैसले को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ओर से बचकाना बताए जाने की आलोचना करते हुए रविवार को कहा कि इस तरह का अहंकार ठीक नहीं है। राजभवन ने एक्स पर पोस्ट किया, थिरु एम.के. स्टालिन का दावा है कि राष्ट्रगान के प्रति उचित सम्मान और संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को निभाने पर जोर देना बेतुका और बचकाना है।
पोस्ट में कहा गया है कि अपने असली इरादे दिखाने के लिए उन्हें धन्यवाद। उन्होंने दिखा दिया कि वो उस विचारधारा को मानते हैं और उस गठबंधन के नेता हैं जो भारत का एक राष्ट्र के तौर पर सम्मान नहीं करता और संविधान को स्वीकार नहीं करता। ऐसा अहंकार ठीक नहीं है। राजभवन ने कहा है कि कृपया ये ना भूलें कि भारत माता सर्वोच्च है और उसकी संतान की संविधान में सर्वोच्च आस्था है। वे इस तरह के निर्लज्जतापूर्ण अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ का सोमवार से शुभारंभ हो रहा है। महाकुंभ को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने विभिन्न भाषाओं में एक बुकलेट लॉन्च की, जिससे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे से जुड़े मामलों में आसानी होगी। रेल मंत्री ने बताया कि महाकुंभ को लेकर 3 साल से तैयारियां चल रही थी। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि देश के अलग अलग हिस्से से आने वाले लोगों के लिए 12 भाषाओं में रेलों से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। महाकुंभ के लिए इस बार 13,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। महाकुंभ के लिए पिछले 3 वर्षों से करीब तैयारियां चल रही है रेलवे में। कुल मिला के करीब 5,000 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। इसमें स्टेशंस के काम, कई लाइंस की डबलिंग, गंगा जी पे नया पुल, कई जगह प्लेटफॉर्म्स आगे और ज़्यादा बढ़ाए गए, नए स्टेशंस बने, फुट ओवर ब्रिजेस में एक स्टैंडर्ड 12 मीटर का बहुत अच्छी डिज़ाइन बना के नए फुट ओवर ब्रिज बने। कुल मिला के सारी तैयारियों को, एक तो साइट पे वॉर रूम्स हैं जो कि प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पे बड़ा एक वॉर रूम है। कुछ दिनों पहले गया था मैं उसको देखने के लिए भी। और वैसा ही एक रेलवे बोर्ड के अंदर आज एक वॉर रूम नया, ये वॉर रूम 24/7 महाकुंभ के पूरे पीरियड के दौरान चलेगा। और जैसा आप जानते हैं कि 13,000 स्पेशल ट्रेन इस बार चलाई जा रही है। 12 भाषाओं में एक बुकलेट लॉन्च की गई जिसमें सारी बेसिक व्यवस्था है और जो अनाउंसमेंट्स हैं वो भी सारे के सारे 12 भारतीय भाषाओं में होंगे। उत्तराखंड में श्रीनगर के पौड़ी में दहल चौरी के पास एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त बस GMO कंपनी की थी जो पौड़ी से दहल चौरी की ओर जा रही थी। बस में कुल 22 लोग सवार थे। मैं उन परिवारों को बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभालने का काम करेंगे और भगवान उनकी हिम्मत को बना के रखे। जो लोग घायल हैं वो सुरक्षित अपने घर जाएंगे और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं नहीं थी वो व्यवस्थाएं जुटाई गई जिला प्रशासन के द्वारा भी और मेरे द्वारा भी। एम्बुलेंस श्रीनगर से मंगाई गई और इन लोगों को यहाँ से श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में घटना पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, पौड़ी में केंद्रीय विद्यालय की ओर से जाने वाले मार्ग पर बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 यात्रियों के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को ये कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है एवं घायलों का नजदीकी चिकित्सालय में उपचार भी किया जा रहा है। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के गुरुग्राम में मास्टर्स यूनियन महाविद्यालय के 4थे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की और संस्थान के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं को विकसित भारत की विकास यात्रा में बढ़ चढ़कर योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत हर दिशा में प्रगति कर रहा है और युवाओं के पास अपनी प्रतिभा दर्शाने का बेहतर अवसर है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें कभी हार से घबराना नहीं चाहिए। असफलता एक मिथक है, असफलता सफलता की ओर एक कदम है और ये एक सीखने का अनुभव भी है। Failure is not to distract you or depress you or to keep you away from your pursuit. Never ever, boys and girls, have fear of failure.
एक्सपेरिमेंट कीजिए, इनोवेटिव रहिए, आगे बढ़िए, फेलियर मत रखिए। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल पर्वों के शुभ अवसर पर मैं देश विदेश में रह रहे सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ये त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं और अपने साथ उत्साह और आनंद लेकर आते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विविध रूपों से मनाए जाने वाले ये त्योहार प्रकृति के साथ प्रेम और जुड़ाव का संदेश देते हैं। लोग इन अवसरों पर पवित्र नदियों में डुबकी भी लगाते हैं और दान पुण्य के कार्य भी करते हैं। कृषि से जुड़े ये पर्व हमारे अन्नदाता किसानों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जो देश का पेट भरने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। ये त्योहार सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए और हम भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए और अधिक जोश के साथ काम करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।